नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे कि भारत एक विश्व में चौथे नंबर का देश उभर के आया है जिसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। इसके पहले 3 देशों ने सफल कोशिश की और वहां पर चौथा जो देश है वो हमारा भारत देश है जिसने सफल लैंडिंग की। तो चंद्रमा हमेशा से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी चंद्रमा से उसका कोरिलेशन रहा होता है। जैसे यदि बचपन में बच्चा होता है तो उसको चंदा मामा सिखाया जाता है, और जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो एक अलग ही फीलिंग्स के साथ जुड़ता है। जैसा आपने देखा हो कई मूवी में गाने भी बने हैं चांद पर, और पुराने समय से चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, उसका कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेशन रिश्ता रहा हो। चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो, चाहे वो ईद हो, मतलब ये कहने का मतलब कि चांद से हमारा रिलेशन है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग अब चांद पर जाना क्यों चाहते हैं। ऐसा क्या है चांद पर कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कंट्री का एक आकर्षण का केंद्र है चांद। तो क्या है कि एक तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है शक्ति स्रोत या ईंधन कह सकते हैं। ईंधन की प्रॉब्लम रहती है। यदि हमारे पास जितनी भी मशीनरी है उन सभी को ऑपरेट करने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन में जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जो हमारा जिससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल बनता है, वो सभी तेल हम लोग अरब कंट्रियों से मंगाते हैं, क्योंकि अरब कंट्री में क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाती है कि मान लीजिए यदि क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो फिर हम लोग कैसे ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, फिर ईंधन के स्रोत हमारे क्या होंगे। तो यहां पर जो चंद्रमा है वहां पर 2 चीजों की अभी तक खोज की जा चुकी है। पहला तो है पानी। वो भी भारत ने ही खोजा कि भारत को पता था। जो आपका चंद्रयान प्रथम जो मिशन हुआ था तो उसने खोज के बता दिया था कि हाँ चंद्रमा पर पानी है। और साथ ही हीलियम 3 एक ईंधन के रूप में विकल्प है हमारे पास, और काफी ये कॉस्टली भी है, काफी महंगा होता है। कहते हैं कि 1 किलो हीलियम का रेट जो है वो 3 से 4 लाख रुपए का हो जाता है। वहां पर चंद्रमा पर लाखों टन हीलियम है। तो मैक्सिमम क्या है कि प्रत्येक देश ईंधन के वहां पर अवसर खोज रहा है कि शायद यहां पर ईंधन होगा और इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक तो यही है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने की कोशिश 1950 से स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे सोवियत संघ। तो इसको पहले समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा पर कौन कौन से मिशन होते हैं जिनके द्वारा हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो मिशन होता है उस मिशन को कहते हैं फ्लाईवे मिशन। एक आता है फ्लाईवे मिशन, उसको समझेंगे। फ्लाईवे मिशन में क्या होता है कि जैसे यदि हम बात करें ये चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा के किनारे से, ठीक है, ये कब था फ्लाईवे मिशन जो 1950 में किया गया था, वो भी आपके सोवियत संघ ने किया था। तो फ्लाईवे मिशन में क्या किया जाता है कि चंद्रमा के बगल से यान को या ग्रह को पास कराना। मतलब ना तो चंद्रमा के ऑर्बिट में यान जाएगा, ना ही चंद्रमा के ऊपर उतरेगा, बस वो क्या करेगा, चंद्रमा के किनारे से, साइड से गुजरता हुआ जाएगा और वहां की इमेजेस लेगा। यह कार्य किया गया था 1950 में सोवियत संघ द्वारा किया गया था।
जब सोवियत संघ ने ये मिशन किया तो इसको देख के अमेरिका ने जस्ट 2 महीने बाद इस फ्लाई मिशन को अंजाम दिया। मतलब पहली बार सोवियत संघ ने ये मिशन किया और दूसरी बार अमेरिका ने इस मिशन को किया। कब? मार्च 1959। मतलब यहां पर क्या होगा कि जो आपका 1950 से तो यहां पर होड़ लगी जाने की, और इसको किया गया था 1959 में जनवरी में सोवियत संघ ने इस पर ये फ्लाईबी मिशन स्टार्ट किया। और जस्ट उसके 2 महीने बाद, अब जब ये जनवरी है, जनवरी और फरवरी और मार्च 1959, ठीक है। मतलब जस्ट 2 महीने बाद अमेरिका ने भी कोशिश की और फ्लाईबी मिशन की, जो उसका मिशन था पायनियर 4। तो अमेरिका का जो मिशन था वो कहलाता था पायनियर 4, और सोवियत संघ का जो मिशन था वो था लूना 1। मतलब लूना 1 भी मिशन सोवियत संघ ने किया और पायनियर 4 मिशन किया अमेरिका ने। तो 2 देश ऑलरेडी इस मिशन को कर चुके। फिर फ्लाईबी मिशन के बाद सेकंड मिशन आता है। हाँ जी, और उसके साथ क्या होगा कि जब लूना 1 मिशन हमारा सफल हुआ तो उन्होंने फिर क्या किया, सोवियत संघ ने लूना 3 मिशन भी स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या किया कि चंद्रमा की इमेजेस ली गई, मतलब चंद्रमा की पिक्चर्स वगैरह ली गई। ये देखा गया कि चंद्रमा कैसा दिखता है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है। तो जब पहला मिशन फ्लाईबी मिशन हो गया तो सेकंड मिशन आता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में यह रखा जाता है कि जितना भी यान है उसको चंद्रमा की कक्षा में छोड़ा जाता है। फ्लाईबी मिशन में क्या किया जाता था कि यान जो होगा वो साइड से गुजर जाएगा, लेकिन जो ऑर्बिटर मिशन होता है उसमें क्या करते हैं, चंद्रमा की कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। तो ये भी कार्य सोवियत संघ ने किया, जिसका नाम दिया लूना 10। लूना 10 क्यों रखा इन्होंने? लूना 10, लूना 1, लूना 3, जैसा हम लोग हिंदी में चंद्रमा को चंद्रमा कहते हैं, ऐसे ही आपके सोवियत संघ या कहते हैं यूनान की भाषा में चंद्रमा को लूना कहा जाता है। सूर्य को अपोलो कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं लूना। तो इन्होंने क्या किया, लूना 10 मिशन इन्होंने किया, जो मिशन था आपके ऑर्बिटर मिशन, जिसमें क्या किया कि उसकी कक्षा में किसी भी यान को घुमाना और वहां के चारों तरफ की इमेजेस वगैरह लेना और उस इमेजेस के अकॉर्डिंग वहां के बारे में एनालिसिस करना। तो सेकंड तो मिशन आपका ये आ गया। तीसरा मिशन था इंपैक्ट मिशन। तो जो हम लोगों ने या भारत ने किया वो था चंद्रयान 1 इंपैक्ट मिशन। अब इंपैक्ट मिशन क्या होता है? इंपैक्ट मिशन में क्या करते हैं कि इसकी कक्षा में किसी भी यान को ले जाते हैं, और जब इसकी कक्षा में कोई भी यान घूमता है तो यहां से कुछ यंत्र वगैरह वो इस चंद्रमा पर इंपैक्ट कराए जाते हैं। चंद्रमा पर क्या करेंगे, जो हमारी मशीनरी होगी वो चंद्रमा पर गिराई जाती है। तो इसके द्वारा यह देखा जाता है कि कितना समय इतनी ऊंचाई से कितना समय उसके सतह पर जाने पर लगता है, और जब कोई भी मशीनरी, जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, गिराए जाते हैं तो धूल के कण कितनी ऊंचाई तक गिरते हैं, और उसी धूल के कण जब गिरते हैं तो उन धूल के कणों का भी एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो चंद्रयान 1 मिशन था, ये पहला इंपैक्ट मिशन था। ये कब किया गया था? आपका 22 अक्टूबर 2008 में किया गया था, और इसकी एंडिंग हो गई थी 30 अगस्त 2009। ये एक
ह्यूमनलेस मतलब मानव रहित मिशन था। इसमें किसी भी ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ यहां पर मशीनरी भेजी गई थी। लेकिन इसमें क्या था कि चंद्रयान 1 में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे थे। एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे कहते हैं चंद्रास एल्टीट्यूजनल कंपोजिशन एक्सप्लोजर, जिसको शॉर्ट में कहते थे चेस, CHACA, चेस। चेस का फुल फॉर्म है चंद्रास एल्टीट्यूजनल कंपोजिशन एक्सप्लोजर। और सेकंड जो उसमें डिवाइस लगी थी या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, वो था मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो क्या करता था कि प्रत्येक 4 सेकंड में रीडिंग लेता था, वहां के मिट्टी की और उसके वातावरण की रीडिंग लेता था। और तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, इस इंस्ट्रूमेंट को जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें इंपैक्ट करा गया था। मतलब इसको क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को यहां पर गिराया गया। तो इसमें क्या होगा कि पहला तो हमारा ऑर्बिटर था और ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर गिराया गया। और किस जगह पर गिराए गए थे, वो था चंद्रमा का जवाहर पॉइंट। मतलब जवाहर पॉइंट पर ही चंद्रयान 1 का इंस्ट्रूमेंट वहां पर गिराया गया था। और इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता किया गया था कि यहां पर चंद्रमा पर पानी है और हीलियम है। जैसे ही भारत का चंद्रयान 1 मिशन होगा और उसमें पता चल गया उनको कि यहां पर चंद्रमा पर पानी है और हीलियम है, बस वहीं से विश्व की पूरी नजरें भारत पर आकर इकट्ठी हो गई। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पहली बार ये साउथ पोल में गए थे, क्योंकि बाकी तो जितनी भी इसके पहले 3 कंट्रियां थी वो तो नॉर्थ पोल में गई, जिसे कहते हैं कि प्रकाश वाला एरिया है। लेकिन साउथ वाला जो पोल है वो एक अंधेरे पार्ट है, चंद्रमा के डार्क साइड है, जहां पर कभी भी कोई भी सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया था और ना कोई मिशन उस एरिया पर किया गया था। तो डार्क साइड पर जब गए तो वहां पर उन्हें पानी प्राप्त होगा और साथ में अवसर प्राप्त होगा हीलियम का। तो जब जैसे ही पता चला कि हाँ हीलियम है, तो एक और देश था उसने भी कोशिश की लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। तो ये वहां पर एज ए मिशन था चंद्रयान 1 का, जिसमें मून मैनलो जिसे कहते हैं मून मैनलोग्राफी मैपर, जो नासा का एक इंपैक्ट डिवाइस था, वो क्या करता था कि वहां पे मिनरल्स वगैरह के बारे में भी अध्ययन करता था और साथ में मैपिंग करता था। ये सब उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चंद्रयान 1 जब ये हो गया था तो चंद्रयान 1 में हमारा पता चल गया था कि ऑर्बिटर चंद्रमा के बाहर की तरफ ऑर्बिटर छोड़ा गया था और साथ में ही छोड़ा गया था वहां पर पानी और हीलियम की तलाश की गई। और चंद्रयान 2 मतलब जब चंद्रयान फर्स्ट हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, ऑर्बिटर में भी जा चुके और विश्व के तीसरे देश में नाम हो गया, तो इसके बाद स्टार्ट होगा चंद्रयान 2 मिशन। पहला मिशन सक्सेस हो गया। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो यह भी इसरो ने ही किया। इसरो ने यहां पर इस मिशन को कंप्लीट किया और इस अभियान का जो प्रक्षेपण यंत्र था, मतलब जो यहां से लॉन्चिंग यान था, वो था GSLV Mark 3 और इसको श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। लेकिन इस यान में क्या था कि इसका भी यही था, बट इसका जो मिशन था वो आपका लैंडिंग कराना था, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ऑर्बिटर पे तो घूम चुके थे और वहां पर हमने इंपैक्ट मिशन भी कर चुके। लेकिन यहां पर क्या करना था, लैंडिंग कराना था, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट मिशन में 3 पार्ट होते हैं। आपका ये होता है ऑर्बिटर होता है, लैंडर होता है और एक होता है रोवर।
ऑर्बिटर का काम होता है किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में घूमना। लैंडर का काम होता है कि सेफ तरीके से उस सतह पर लैंड कराना। जब वो मशीनरी या जो रोबोट है, जो रोवर है, उसको लैंड कराना, और जब वो लैंड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद, क्योंकि जब इंपैक्ट जो लैंडर होता है जब जमीन पर गिरता है तो वहां पर कुछ धूल के कण वातावरण में फैल जाते हैं, तो उस समय रोवर को ना निकाल के कुछ समय बाद निकालते, जिससे क्या होगा कि यदि रोवर बाहर निकलेगा तो उस पर धूल के कण चिपक सकते हैं, तो इमेजेस वगैरह क्लियर नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंडर को जैसे ही उतारा और लैंडर क्या होगा, कुछ सॉफ्टवेयर तकनीकी से वो वहां पर फेल हो गया। तो चंद्रयान 2 फेल हो गया। फिर कोशिश की गई, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वही इतिहास लिखा, जब सेकंड बार जब असफल हुए तो फिर तीसरी बार कोशिश की, और वो मिशन हो गया चंद्रयान 3। जब चंद्रयान 3 मिशन यहां पर किया गया तो ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस रहा। अब जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सक्सेस रहा, और इसमें क्या किया, यहां पर पानी की खोज तो पहले कर चुके थे, ऑर्बिटर में भी पहले जा चुके थे, लेकिन वहां के जो मैपिंग वो रह गई थी कि वहां की मैपिंग कैसी होगी, वहां पर ईंधन हीलियम है किस पॉइंट पर मिलेगी। तो ये सब चंद्रयान 3 के द्वारा खोजा जा रहा है। तो ये भी इसरो का ही एक मिशन है जिसमें ऑर्बिटर को ऑलरेडी चंद्रयान 2 में भेज चुके थे। अब यहां पर क्या करना था, सिर्फ ऑर्बिटर तो हो आपका कक्षा में पहुंच चुका है, अब सिर्फ भेजना था लैंडर को और रोवर को। तो चंद्रयान 3 जब कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा, लैंडर सही तरीके से चंद्रयान की और चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंड कर गया। तो क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर लैंडिंग कराना ही काफी टिपिकल होता है। तो इसका जो अवधि थी चंद्रयान 3 की वो काफी स्लो रखा गया था, क्योंकि यदि हम आराम से लैंडिंग करेंगे तो शायद डैमेज होने के चांसेस कम हैं, इसलिए इतना समय लग गया उस जगह पर जाने में, चंद्रमा की सतह पर जाने में समय लग गया। क्योंकि एक बार कोशिश कर चुके थे तो पता था कि यदि हम सडनली या स्पीड से कोई भी वर्क करेंगे तो लैंडिंग कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पीड को कम से कम रखा, क्योंकि पिछली बार 100 किलोमीटर दूरी पर ही लैंडर अपना नियंत्रण खो चुका था। इसलिए इस बार उन्होंने क्या किया, स्पीड को कम रखा और लैंडर को सकुशल उतार दिया। जब लैंडर वहां पर सकुशल उतर गया तो फिर बारी आती है रोवर की। रोवर का काम होता है कि वहां से बाहर निकलना और वहां की मैपिंग करना, कितने वहां पर गड्ढे हैं, कैसा वहां का एनवायरमेंट है, कौन कौन से मिनरल्स हैं इन, और कहां पर हीलियम है, कहां पर पानी है, ये सब चीजों की खोज करना। तो जैसे ही, और वो डेट फिक्स थी कि इतनी ही तारीख को आपके 22 या 23 अगस्त को ही इसको लैंड कराना है। अगर ये डेट मिस हो जाती तो जस्ट हमें 1 महीने का और इंतजार करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यदि बात करें एक दिन की, अगर चंद्रमा पर 1 दिन होता है तो पृथ्वी पर 15 दिन हो जाते हैं। मतलब ये समझिए कि चंद्रमा के 1 दिन के लिए जब चंद्रमा वहां पर एनालिसिस करेगा तो वहां पर उसके पास होगा सिर्फ 1 दिन, पृथ्वी पर हो जाएंगे 15 दिन, क्योंकि चंद्रमा पर 15 दिन और 15 दिन रात वाला सिस्टम वहां पर रहता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि 15 दिन चांद बढ़ता है और 15वें दिन चांद घटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उन्होंने वहां पर 15 दिन का समय रखा है कि 15 दिन के समय में पूरा एनालिसिस कर लिया जाएगा, और जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश तो जा नहीं पा रहा है, तो वहां का जो रोवर है उसको चलने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए होती है।
तो अगर सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो वहां पर रोवर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और वहां पर जो 15 दिन रात का समय रहेगा वो रहता -230 डिग्री सेंटीग्रेड का समय, मतलब टेम्परेचर रहता है, वो भी माइनस में, -230-220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफी टिपिकल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि 15 दिन का समय रहेगा जिसमें वो पूरी खोजबीन करेंगे, और 15 दिन की जो रातें रहेंगी उन रातों में यदि रोवर वगैरह सही रहता है तो नेक्स्ट 15 दिन के लिए फिर रिसर्च स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये कहानी है आपके चंद्रयान 1 से लेके चंद्रयान 3 तक की। काफी नए नए अवसर खुलेंगे, तकनीक के भी अवसर खुलेंगे, और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे, और काफी बच्चों के लिए काफी स्कोप भी खुल जाएंगे। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि मैकेनिकल फील्ड हुई, इलेक्ट्रिकल हुई, ऐसे एरोनॉटिकल फील्ड हुई, या आपकी स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो, तो ये नए तकनीक के नए नए द्वार खुल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको संक्षिप्त चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको इतना कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद।